हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मोलाज गुरुकुल में। और जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट सेकंड में, हमने दंत तक कंप्लीट किया था। इसके बाद में हम लेने जा रहे हैं जीव और जीवा। देखिएगा, जीव और जीवा की जब हम बात करते हैं तो ये यदि हम सेकंड टॉपिक लें जीव और जीवा, तो जीवा की स्ट्रक्चर, कार्य, ये सारे देखने हैं हमने। तो जीव और टंग के बारे में यदि हम देखें तो जो जीभ होती है, देखिएगा, जीभ में भी बहुत सारी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। और जीभ जो होता है उसका भी पार्टीशन होता है। जो अग्रभाग होता है जीभ का, उनमें अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है, और जो पश्च भाग होता है जीभ का, उसमें अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है। और यहां पर अग्रभाग में ध्यान से समझिएगा, जो मीठा स्वाद होता है उसका ज्ञान कहां पर होता है, तो अग्रभाग में होता है। और कड़वा यदि हम बात करें, खट्टा यदि बात करें, तो ये पीछे वाले भागों में इस प्रकार से स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है जो ज्ञान कराती है। अब आप कहेंगे कि सर ये अलग अलग सेपरेट कैसे, कि मीठा आगे और कड़वा पीछे या खट्टा पीछे, ये सारी चीजें पीछे। तो ध्यान से समझिएगा, ये जीभ जो संबंधित होती है मस्तिष्क से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? मस्तिष्क से। जीभ के अंदर भी तार पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था तंत्रिका तंत्र में हम वैसे आगे पढ़ेंगे। जैसे जीभ के यहाँ से तार जाते हैं जो मस्तिष्क में हमें अनुभव करवाते हैं कि किस प्रकार का स्वाद है जो हमने खाया है, मुख में जो अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया हमने की है उसमें स्वाद कैसा है। तो यहाँ पर दो प्रकार के तार है, ध्यान से समझिएगा। चूंकि 9वीं प्रकार की और 7वीं प्रकार की, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मीठा स्वाद कराने वाली तंत्रिका कौन सी है और कड़वा या खट्टा स्वाद कराने वाली तंत्रिका कौन सी है। या ऐसा भी पूछा जाता है कि अग्र भाग से निकलने वाली तंत्रिका कौन सी है, पश्च भाग से निकलने वाली तंत्रिका कौन सी है। तो ध्यान रखना है, नंबर है, ये जो नंबर है मैं देख रहा हूं कि 7वें नंबर की कपालीय तंत्रिका है। कौन से नंबर की? 7वें नंबर की कपालीय तंत्रिका, और ये 9वें नंबर की कपालीय तंत्रिका है। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर याद करने के लिए देखो, डायरेक्ट मैं बताऊंगा, वैसे तंत्रिका तंत्र में आपको याद करवाऊंगा इसके नाम क्या है, सारी चीजें, पर यहाँ पर सिर्फ इतना सा याद करिए कि कड़वा स्वाद, यदि आप कोई कड़वी वस्तु खाते हो तो आप क्या करोगे? मना करोगे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो आपको याद रखना है 9वें नंबर की कपालीय तंत्रिका। और कभी आप मीठा यदि आपको मीठा पसंद होता है सभी को, तो आप मीठे के लिए क्या बोलोगे कि हाँ, मैं इसका सेवन कर सकता हूं। सेवन का मतलब 7। तो आपको याद रखना, मीठा स्वाद या अग्रभाग में और कड़वा स्वाद, खट्टा स्वाद पीछे पश्च भाग में। इससे जाने वाली तंत्रिका है 9वें नंबर की और 7वें नंबर की, ये ध्यान रखें। अब मैं बात करूं जीवा के कार्यों के बारे में कि जीवा के क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2 कार्य होते हैं जीवा के, ध्यान से समझिएगा। एक तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, स्वाद कराना। अभी हमने देखा स्वाद कराना। और स्वाद करवाने के लिए जो संरचना पाई जाती है वो क्या होती है? स्वाद कलिका या टेस्ट बड। यदि आप जीभ को ध्यान से देखो, जीभ निकाल के, तो उसमें बहुत छोटे पॉइंट्स आपको दिखेंगे, कलिकाएं, बर्ड्स दिखेगी। वो क्या होती है? स्वाद कलिकाएं। ठीक है, वो संबंधित किससे होती है? तंत्रिकाओं से और मस्तिष्क से, जो ज्ञान कराती है। तो स्वाद कराना। और लास्ट टाइम मैंने आपको जीभ का एक और कार्य बताया था कि भोजन को लार के साथ मिश्रित करना, ये दूसरा कार्य है इसका। मतलब जो भोजन आ रहा है वो लार के साथ में मिश्रित होगा, तभी तो लार के अंदर जो एंजाइम है, पाचक रसों में जो एंजाइम है, वो भोजन के साथ मिलेंगे और भोजन को पचाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जीभ मूवमेंट करती है, वॉशिंग मशीन जैसे वॉशिंग मशीन पूरे कपड़े, पानी, सरफ, उनको तरीके से मिला देती है, वैसे जीभ क्या करती है? पूरे भोजन को लार के साथ मिश्रित कर देती है, गीला कर देती है भोजन को यहाँ पर। इससे भोजन आगे की ओर बढ़ता है। अब जीभ से आगे की ओर बढ़ने के बाद में भोजन कहाँ जाता है, समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर लार ग्रंथियां, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम पाचक ग्रंथियां जब पढ़ेंगे तब आपको डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ पर क्योंकि ये पाचक ग्रंथियां, लार निकलती है, इससे सलाइवा निकलता है। ठीक है, तो ये सारे हम डिटेल बाद में देखेंगे। इसके बाद में मुख के बाद में
आहर नाल का जो दूसरा भाग होता है वो कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं तो कौन सा होता है, ग्रसनी। समझिएगा ध्यान से, है ना, ग्रसनी होता है। ग्रसनी क्या है कि यहाँ पर ये जो टर्न वाला जो भाग है, समझिएगा, ये टर्न वाला भाग, और मैंने आपको बताया था इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि ये श्वसन व पाचन का सामान्य मार्ग का मतलब होता है कॉमन, मतलब श्वसन की प्रक्रिया और पाचन की प्रक्रिया दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए कैसे, ये जो नली है, अभी समझिएगा, हम श्वास ले रहे हैं तो नाक के द्वारा लेते हैं, है ना, ठीक है, कभी कभी मुंह के द्वारा, वैसे नासा छिद्रों से ही लेनी चाहिए श्वास, ऐसा बताया जाता है। तो ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि योग प्राणायाम जब भी हम करते तो तब भी कहा जाता है कि नाक के द्वारा सांस ली जाए, है ना। तो देखिएगा, तो नासा छिद्र कहाँ खुलते हैं, तो ग्रसनी में खुलते हैं, ध्यान रखना है ना। जो श्वास ली जाती है वो कहाँ, जो छिद्र जो खुलते हैं अंदर, वो कहाँ खुल रहे हैं, आपके ग्रसनी में खुल रहे हैं। एक और बात ध्यान रखनी है, कानों का संबंध भी ग्रसनी से होता है, मुख से होता है। मतलब कान, कभी आपने देखा होगा कि आप कभी ईयर ड्रॉप डालते हैं तो जो ईयर ड्रॉप होती है वो कहाँ आ जाती है, आपके मुख में आ जाती है ना, आपने देखा होगा। तो कानों का संबंध मतलब कानों से भी एक नलिका, जैसे नाक से एक नलिका कहाँ आ रही है, मुख गुहा में आ रही है, वैसे कानों से भी एक नलिका, मतलब दोनों कानों से दो छिद्र खुलेंगे, वो दोनों छिद्र भी कहाँ खुलते हैं, ग्रसनी में। ये इंपॉर्टेंट है, ये नलिका भी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो श्वसन और पाचन, तो श्वसन से संबंधित समझ में आ गया, नासा छिद्र कहाँ खुल रहे हैं, अपने ग्रसनी में खुल रहे हैं, और मुख गुहा का छिद्र भी कहाँ, ग्रसनी में। अब देखिएगा, ये नली है, जैसे मैंने उस दिन आपको डायग्राम बना के बताया था कि ये मुख गुहा, और मुख गुहा के, ये मुख गुहा है जो भोजन नली में खुल रही है, और भोजन नली के आगे मैंने आपको समझाया था कि ये नली कौन सी होती है, तो ये श्वास नली, ठीक है जी। और ये जो कॉमन मार्ग है, समझिएगा, है ना, ये मुख गुहा के बाद में ये नली कौन सी हो गई आपकी, भोजन नली, है ना, और भोजन नली के आगे कौन सी हो गई आपकी, श्वास नली। श्वास नली में सी आकार के छल्ले भी बताए थे मैंने आपको, ये सी आकार के छल्ले, ठीक है जी। और आप देखेंगे कि ये जो मार्ग है ये है आपका ग्रसनी, ये मार्ग कौन सा है, ग्रसनी। अब देखिए, ये जो नली है यहां पर भी एक छिद्र है, ठीक है, और ये जो एक नली है यहां पर भी एक छिद्र है। तो ये जो छिद्र है और ये छिद्र, इन छिद्रों का भी अलग अलग नाम है। ये जो श्वास नली का छिद्र है इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस, और ये भोजन नली का जो छिद्र है इसको हम कहते हैं गलेट। क्या कहते हैं, गलेट, ठीक है, समझिएगा, ग्लॉटिस और गलेट, ये दोनों छिद्र हैं, यहां से भोजन जाता है और यहां से वायु जाती है। तो ये जो पूरा मार्ग है, ये जो कॉमन मार्ग है, ये कौन सा हो गया, ग्रसनी हो गया। एक और बात, अब आप कहेंगे सर भोजन जब हम यहाँ से करते होंगे, जब भोजन नली में जाता होगा तो हो सकता है वो कहाँ चला जाए, श्वास नली में भी चला जाए। पानी हम पीते तो हो सकता है वो कहाँ चली जाए, श्वास नली में भी चली जाए। तो ऐसी स्थिति में ये और ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक ढक्कन भी उपस्थित होता है जो इसको ढके रखता है। जब हम भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो ढक्कन होता है ये बंद हो जाता है। जैसे समझिएगा, ये दो नलियां है, ठीक है, ये दो नलियां है, ठीक है, ये आपकी श्वास नली है, ये आगे की ओर श्वास नली है, और ये आपकी क्या है, भोजन नली है, ठीक है। जब भोजन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस आगे वाली श्वास नली के ऊपर क्या होता है, ढक्कन होता है, तो ये ढक्कन बंद हो गया, है ना। तो ऐसी स्थिति में श्वास नली में भोजन या पानी नहीं जा पाता है। इस ढक्कन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, नाम याद रखना है आपको, एपिग्लॉटिस कहते हैं इसको, ठीक है जी। तो ग्लॉटिस के ऊपर क्या हो गया, एपिग्लॉटिस, और भोजन मार्ग का छिद्र क्या हो गया, गलेट। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और बात, ग्रसनी से और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने अभी बताया कि जो कान का संबंध है ना, कान का संबंध का मतलब जुड़ा हुआ होता है। कान का संबंध किससे होता है, मुख गुहा से होता है ना, किससे होता है, मुख गुहा से होता है। अब मुख गुहा में भी किस अंग से होता है, देखिए समझिएगा, मुख गुहा आगे जाके ग्रसनी में खुलती है और ग्रसनी से होता है। इसका मतलब जो दोनों कान हैं हमारे, देखिए ये दोनों कान हैं हमारे, माना कि, और इन कानों का संबंध किससे हो रहा है, मुख से है।
तो इन कानों से दो नलिकाएं आती है, इन कानों से दो नलिकाएं आती है, ठीक है। और वो दोनों नलिकाओं के जो छिद्र है वो छिद्र कहाँ खुलते हैं, मुख में खुलते हैं। ध्यान रखना, कान से नलिकाएं आती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्ट्रक्चर भी बहुत भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है, ध्यान से समझिएगा। ये जो नलिकाएं हैं इसके बनाने का भी बहुत बड़ा रीजन है। इन नलिकाओं को एक्चुअल में हम कहते हैं यूस्टेकियन नलिकाएं। क्या कहते हैं, यूस्टेकियन नलिकाएं, ठीक है, यूस्टेकियन नलिकाएं। और यूस्टेकियन नलिकाओं की जो छिद्र है वो कहाँ खुलते हैं, मुख में। और मुख में यदि पूछ लिया जाए कहाँ खुलते हैं तो ग्रसनी वाले भाग में खुलते हैं। मतलब कानों से जो छिद्र है वो भी कहाँ खुल रहे हैं। अब इसके होने का रीजन क्या है, यूस्टेकियन नलिकाओं का होने का रीजन क्या है, क्यों होता है कान का संबंध मुख से, समझिए। आपने देखा होगा जो डॉक्टर होता है ईएनटी वाला, है ना, ईएनटी वाला डॉक्टर, ईएनटी, ई का मतलब क्या हो गया अपना, है ना, ईयर, नोज और थ्रोट। इन तीनों का डॉक्टर एक ही होता है। क्यों होता है आप समझ लीजिए। ईयर, है ना, ईयर का मतलब कान, और आपका नोज, है ना, इन दोनों के छिद्र कहाँ खुलते, थ्रोट में, गले में। थ्रोट का मतलब क्या हो गया, गला। तो ई, है ना, एन और टी, इन तीनों का डॉक्टर एक ही होता है, क्योंकि इन तीनों का एक दूसरे से संबंध है, ठीक है, इन तीनों का एक दूसरे से संबंध है। और इस नलिका के होने का रीजन ये होता है कि जब भी कोई नॉइस हमारे कान सुनते हैं, शोर कोई हमारे कान सुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एक्स्ट्रा जो ध्वनि तरंगे होती है जो हमारे कान के पर्दे को श्रुति पहुंचा सकती है। कान का पर्दा जब ध्वनि हमारे कान में जाती है तो कान का पर्दा वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। तो ऐसी स्थिति में वो यदि ज्यादा ध्वनि तरंगे आएंगी, उसके शोर कभी कहते हैं ना, बहुत तेज वाला शोर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में नॉइस आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में कान का पर्दा बहुत तेज कंपन करता है तो फट सकता है। तो जो अतिरिक्त ध्वनि तरंगे हैं, एक्स्ट्रा जो साउंड वेव्स हैं, उनको इस नलिका के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो बहुत तेजी से जब भी शोर कोई कान में हमारे आके चिल्ला गया तो एकदम हमारा मुंह खुल जाता है। क्यों खुलता है, क्योंकि अतिरिक्त जो ध्वनि तरंगे होती है वो मुख के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो आपको इसका भी साइंटिफिक रीजन पता चल गया होगा। चलिए, तो ग्रसनी से ये क्वेश्चंस हैं आपके, याद रखना है। एक बार और देख लेते हैं हम क्वेश्चंस क्या क्या है। इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे कंपटीशन एग्जाम में यही होती है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, मुख में कौन कौन सी संरचनाएं, दंत, जीभ, जीवा, लार ग्रंथियां होती है। जीवा की संरचना हम देखें तो जीवा को दो भागों में हम बांट सकते हैं, अग्रभाग, पश्चभाग। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए कि जीवा के अग्रभाग में कौन सा स्वाद, जो अग्रभाग है वो कौन सा स्वाद कराता है, तो मीठा स्वाद कराता है। पश्चभाग कौन सा स्वाद कराता है, तो कड़वा स्वाद कराता है। याद रखिएगा, मीठा स्वाद कराने के लिए एक तार या तंत्रिका निकलती है, वो कौन सी है, तो सातवीं कपाली तंत्रिका होती है। और कड़वा स्वाद कराने के लिए जो तंत्रिका होती है तो नवीं कपाली तंत्रिका होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अग्रभाग से संबंधित तंत्रिका कौन सी होती है, तो सातवीं कपाली तंत्रिका। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पश्च भाग से संबंधित कपाली तंत्रिका कौन सी होती है, तो 90 नंबर की कपाली तंत्रिका होती है। क्वेश्चन आ जाए जीभ के निम्न में से कार्य है, तो स्वाद कराना, स्वाद किसके माध्यम से कराया जाता है, तो स्वाद कलिकाओं के माध्यम से कराया जाता है। क्वेश्चन आ जाए दूसरा कार्य, तो भोजन को लार के साथ में मिश्रित करना। ये दोनों कार्य इसके कथन कारण में आ सकते हैं, तो ऑप्शंस में आ सकते हैं, है ना। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। यहाँ पर यदि बात करें सेकंड भाग, जो ग्रसनी हम पढ़ रहे हैं, आहार नाल का सेकंड भाग, प्रथम भाग मुख, सेकंड भाग ग्रसनी, इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन आ जाएगी श्वसन और पाचन का सामान्य मार्ग, कॉमन वे होता है, तो वो कौन सा होता है, ग्रसनी होता है। क्वेश्चन आ जाएगी कान के जो छिद्र होते हैं यूस्टेकियन नलिकाओं के, वो कहाँ खुलते हैं, तो ग्रसनी में खुलते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि भोजन नली के आगे कौन सी नलिका उपस्थित होती है, तो श्वास नली। क्वेश्चन आ जाए कि श्वास नली के पीछे कौन सी नलिका उपस्थित होती है, तो भोजन नली। क्वेश्चन आ जाए कि भोजन नली का जो द्वार होता है, निगल द्वार, है ना, अपन कह सकते हैं निगल द्वार, जिससे भोजन निगला जाता है, वो क्या कहलाता है, तो गलेट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये गलेट या निगल द्वार कहलाता है। और जो आपका श्वास नलिका, जिससे वायु अंदर जाती है श्वसन नलिका में, वो जो श्वसन द्वार होता है वो क्या कहलाता है, आपका ग्लॉटिस कहलाता है। ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन उपस्थित होता है, क्वेश्चन आ जाए श्वास नली के ऊपर जो ढक्कन उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, तो एपीग्लॉटिस। एपी का मतलब होता है बाहरी, है ना, ऊपर। तो ऐसी स्थिति में एपीग्लॉटिस कहलाता है। क्वेश्चन आ जाए सी आकार के छल्ले कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना कहाँ पाए जाते हैं, श्वास नली में पाए जाते हैं, ठीक है। सी आकार के छल्ले कहाँ पाए जाते हैं, श्वास नली में पाए जाते हैं। यहां से क्वेश्चन आ जाए कि कान का संबंध मुख से होता है, कान का संबंध मुख से होता है, वो किस नलिका से होता है, तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप क्या टिक करेंगे, यूस्टेकियन नलिका से होता है।
डन। तो ग्रसनी के बाद में जो भोजन होता है वो कहाँ प्रवेश करता है, ग्रसिका में प्रवेश करता है, और ऐसी स्थिति में वो श्वास नली में नहीं जा पाता है, अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, ग्लॉटिस होता है, गांठी जिसे कहते हैं, ग्लॉटिस को गांठी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। और उसके ऊपर जो ढक्कन होता है एपिग्लोटिस, उसको गांठी ढक्कन भी कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं ग्रसिका, ठीक है जी, ये है ग्रसिका। ग्रसिका को हम ग्रास नली या ग्रसिका को हम भोजन नली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भोजन नली भी कहते हैं। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, भोजन नलिका से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहली बात ये रही भोजन नलिका, ये भोजन नलिका आगे जाती है, ये भोजन नलिका या ग्रास नली है। अब ग्रास नली से संबंधित क्वेश्चंस हम देखते हैं डायरेक्टली, है ना। ग्रास नली की जो दीवार होती है, ये जो दीवार है ग्रास नली की, ये दीवार है, ठीक है, ये ग्रास नली की दीवार है। इस दीवार में ध्यान से समझिएगा कुछ प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है ना, ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं श्लेष्मा ग्रंथियां। क्या कहते हैं, श्लेष्मा ग्रंथियां। श्लेष्मा ग्रंथियां मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, यदि आपने नहीं देखा है तो वो देखें, तो एक सीक्वेंस बनेगा और आपको अच्छे से याद होगा। देखिएगा श्लेष्मा ग्रंथियों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं गॉबलेट कोशिकाएं। क्या कहते हैं, गॉबलेट कोशिकाएं कहते हैं। इन गॉबलेट, ये सिंगल कोशिकाएं होती है, एक एक कोशिकाएं, इसकी भित्ति में कहीं 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 एक कोशिकाएं उपस्थित होती है। और ये जो गॉबलेट कोशिकाएं होती है क्या काम करती है, तो ये क्या करती है, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। क्या करती है, श्लेष्मा, ध्यान रखिएगा, श्लेष्मा का स्त्रावण या म्यूकस का स्त्रावण करती है। म्यूकस इंग्लिश शब्द है, श्लेष्मा हिंदी शब्द है। क्या होता है ये, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा, ये एक प्रकार का चिकना पदार्थ होता है जो इस मार्ग को चिकना बनाता है, समझिएगा, है ना। नॉर्मली जो भोजन होगा वो आगे की ओर बढ़ेगा, तो जब तक वो जो भोजन मार्ग है वो चिकना नहीं होगा तो भोजन आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, जो भोजन होता है जब उस मार्ग से भोजन गुजर रहा है, किस मार्ग से, इस ग्रसिका से, ये रहा भोजन। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था लास्ट पार्ट में कि जो भोजन होता है यहाँ पर क्या कहलाता है, तो भोजन ग्रसिका में क्या कहलाता है, बॉलस कहलाता है। देखो हर भाग में अलग अलग नाम है, तो मैं अलग अलग बताऊंगा आपको कि ग्रसिका में भोजन क्या कहलाता है, आमाशय में भोजन क्या कहलाता है, आंतों में भोजन क्या कहलाता है, सारी चीजें आएंगी, है ना। बॉलस, काइम, काइल, अलग अलग नाम है, वो डिफाइन मैं आपको आगे करूंगा। तो यहाँ पर भोजन क्या कहलाता है, बॉलस कहलाता है, क्योंकि बॉल जैसा होता है, ठीक है जी। ये भोजन आगे की ओर बढ़ तो रहा है इसमें, पर इस मार्ग को चिकना होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भोजन है और भोजन और जो दीवार है उसके बीच में घर्षण कम हो। घर्षण का मतलब आप समझ गए होंगे, यदि फ्रिक्शन होता है, जहां पर भी फ्रिक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, वहां पर ऊर्जा की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऊर्जा की स्थिति को बचाने के लिए, फ्रिक्शन से बचने के लिए, यहाँ पर ये जो श्लेष्मा होता है ये क्या करता है, एक कार्य करता है। क्या कार्य करता है, गॉबलेट कोशिकाएं तो क्या कार्य करती है, म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रावण, ध्यान से समझिएगा। और श्लेष्मा क्या कार्य करता है, तो श्लेष्मा करता है भोजन मार्ग को, यहाँ पर भोजन मार्ग को क्या बनाना, चिकना बनाना, जिसके कारण क्या कम हो, घर्षण कम हो। घर्षण कम होगा तो ये किस प्रकार का कार्य करता है, एक प्रकार से स्नेहन का कार्य कर रहा है। स्नेहन का मतलब आप समझ गए होंगे, लुब्रिकेशन का कार्य, है ना। स्नेहन मतलब जो चिकना बनाने का कार्य, उसे क्या कहते हैं, स्नेहन का कार्य कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं लुब्रिकेशन। क्या कहते हैं, लुब्रिकेशन का कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में श्लेष्मा क्या कर रहा है, भोजन के मार्ग को चिकना बना रहा है। अब आगे चलते हैं, ग्रास नली की जो दीवारें होती है उसमें जो पेशियां पाई जाती है, देखिए मसल्स पाई जाती है, क्योंकि अभी तक हड्डी का काम आया ही नहीं, हमने कंकाल तंत्र आगे पढ़ेंगे, जहां हड्डी का काम होगा मैं बताऊंगा आपको। अभी तक जितनी भी संरचना है वो पेशीय संरचना है। जिह्वा भी एक पेशीय संरचना थी, है ना, ग्रसनी भी पेशीय संरचना है। उसके बाद में हम चल रहे भोजन नली जो है वो भी पेशीय संरचना है, इसमें पेशियां पाई जा रही है। याद रखिएगा ग्रसनी में ऐच्छिक पेशियां हैं। ऐच्छिक का मतलब होता है हमारी इच्छा से कंट्रोल्ड है। जो ये ग्रसनी आगे से ये जो भाग आ रहा है, यहां से ये ग्रसनी है,
ठीक है, भोजन यही एंटर किया था ग्रसनी से, मैंने आपको बताया था ये जो टर्न वाला भाग है, ठीक है, ये ग्रसनी है। यहाँ जो पेशियां पाई जाती है ये ऐच्छिक पेशियां होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो पेशियां ऐच्छिक पेशियां हैं, ऐच्छिक के मतलब अपनी इच्छा से नियंत्रित है, तभी तो हम भोजन अपनी इच्छा से नियंत्रित कर पाते हैं, है ना। भोजन निगलना जो होता है वो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा जो ग्रसनी होती है वहां पर किस प्रकार की पेशियां होती है, ऐच्छिक पेशियां होती है। पर आगे जो ग्रसिका में जो पेशियां होती है वो ध्यान रखिएगा कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। जो ऊपर वाला भाग होता है वहां तो थोड़ी बहुत ऐच्छिक होती है, पर आगे जाके पूरी जो ज्यादातर जो पेशियां होती है वो कैसी होती है, अनैच्छिक पेशियां होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। और इन अनैच्छिक पेशियों का कंट्रोल जो होता है तंत्रिका तंत्र करता है, ध्यान से समझिएगा, तंत्रिका तंत्र करता है। और अनैच्छिक पेशियों के माध्यम से यहाँ पर एक गति होती है, इस गति को हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। याद रखिएगा क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टालसिस मूवमेंट। मैंने जब पाचन तंत्र का फर्स्ट वीडियो ओवरव्यू बनाया था, शुरू में रिव्यू है ना, आपका जो वीडियो बनाया था मैंने पाचन तंत्र का, उसमें आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको डिटेल से बताया था कि यहाँ पर भोजन नली में इस प्रकार की गति होती है ना, इस पेशियों में इस प्रकार की गति होती है, जिसके कारण एक प्रेशर बनता है, प्रेशर बनने के कारण भोजन आगे की ओर बढ़ता है। तो ये जो क्रमाकुंचन गति कहलाती है। तो क्वेश्चन आ जाएगी ग्रसिका में कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन गति होती है, कौन सी पेशियां पाई जाती है, तो अनैच्छिक पेशियां। क्वेश्चन आ जाएगी ग्रसनी में कौन सी पेशियां, ऐच्छिक पेशियां। श्लेष्मा ग्रंथियों में कौन सी कोशिकाएं, गॉबलेट कोशिकाएं क्या कार्य करती है, म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। क्वेश्चन आ जाए श्लेष्मा का क्या कार्य है, तो भोजन मार्ग को चिकना बनाना ताकि भोजन आगे बढ़ सके, घर्षण को कम करना, स्नेहन का कार्य करना या लुब्रिकेशन का कार्य करना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम, यहाँ ये जो ग्रसिका होती है, ध्यान से समझिएगा, जो हमारा मानव ये देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये जो भाग, ये डायफ्राम है ना, इसको कहते हैं तनुपट या डायफ्राम। ये जो भाग है यहाँ से नीचे उदर होता है और यहाँ से ऊपर अपना वक्स होता है ना, चेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो भोजन नली है, ये भोजन नली यहाँ से होके जा रही है ना, तो यहाँ पर तो सेपरेशन है, तो ऐसी स्थिति में भोजन नली इस डायफ्राम को छेद के नीचे की ओर बढ़ती है। मतलब जो क्वेश्चन आ जाए कि ग्रसिका की स्थिति ये कहाँ स्थित है, ग्रसिका कहाँ स्थित है ना, तो आप क्या कहेंगे कि ग्रसिका कहाँ स्थित है, तो वक्स भाग में। कौन से भाग में, वक्स भाग में। वक्स को हम कहते हैं चेस्ट या थॉरेक्स। तो ध्यान से समझिएगा, वक्स में स्थित है, ग्रसिका कहाँ स्थित है, वक्स में, है ना, चेस्ट वाले भाग में, ठीक है, इसी भाग में। कहां पर, चेस्ट में भी, कहां पर, मिड में, है ना, मिड चेस्ट में। चलिए यहां तक तो डन है। अब इससे आगे क्वेश्चन और क्या बनता है कि कई बार तो ऐसे दे दिया जाता है स्थिति वक्स में स्थित है, चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। और भी डिटेल पूछ ली जाएगी और कहां स्थित है, तो ध्यान से समझिएगा, ये दोनों फुफ्फुसों के, है ना, ये फुफ्फुस है, ठीक है, इन दोनों फुफ्फुसों के मध्य में स्थित है। तो यहां से ये ऑप्शन भी आ सकता है कि ग्रसिका कहां स्थित होती है, तो दोनों फुफ्फुसों के मध्य स्थित होती है। कहां स्थित होती है, दोनों फुफ्फुसों के मध्य, ठीक है। और दोनों फुफ्फुसों के मध्य तो स्थित होती है, पर एक और बात, यहां पर आप देखिए फिल नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर एक हड्डी है ना, चेस्ट में, यहां पर दोनों फुफ्फुसों के यहां पर मिड चेस्ट में एक आपकी बोन है, अस्थि है। ध्यान से समझिएगा, ये खंजर जैसी अस्थि होती है। देखिए मैं बताता हूं आपको, इस प्रकार की अस्थि है ये जो आपके मिड चेस्ट में जो अस्थि है, इस प्रकार की अस्थि है। इस अस्थि का नाम क्या है, स्टर्नम। मैं आपको कंकाल तंत्र में डिटेल से बताऊंगा, 206 हड्डियां गिनाने वाला हूं मैं कंकाल तंत्र में, बिल्कुल आप इंतजार करिए उस वीडियोस का भी। तो स्टर्नम जो है, स्टर्नम के पीछे की ओर है, ध्यान रखिएगा, जो स्टर्नम है वो भोजन, आपकी जो भोजन नली है उसको सुरक्षा दे रही है ना, क्योंकि श्वास नली तो यहीं से दो भागों में बढ़ गई, श्वास नली ग्रसनी से आई और दो भागों में बढ़ गई, दोनों फुफ्फुसों में चली गई। पर अब नीचे जो आ रही है वो क्या है, भोजन नली है, और जो भोजन नली है वो किसके पीछे की ओर है, स्टर्नम के पीछे की ओर है ना, स्टर्नम से पीछे से होके निकल रही है, ठीक है, आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पर स्थिति में मैं एक चीज और लिख सकता हूँ कि जो ग्रसिका होती है कहाँ स्थित होती है, स्टर्नम के पीछे स्थित होती है। किसी भी प्रकार का ऑप्शन बन जाए, हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी यदि अच्छे से करनी है तो बिल्कुल फुल डिटेल से हमने हर एक सब्जेक्ट को और हर एक
विषय को अच्छे से पढ़ना है। चलिए, तो यहाँ से 3 ऑप्शन आपके बन सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। स्थिति समझ में आ गई, गति समझ में आ गई, ठीक है, और गॉबलेट कोशिका यहाँ तक हमने देख लिया। अब ये आगे की ओर प्रवेश करती तो है, तो भोजन क्वेश्चन आ जाए कि ग्रसिका से जो भोजन है, भोजन कहाँ प्रवेश करता है। तो ध्यान से समझिएगा, कहाँ प्रवेश करता है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि ग्रसिका से भोजन कहाँ प्रवेश करता है। तो नेक्स्ट जो हम आहार नाल का अंग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आमाशय। आमाशय है ना, आमाशय में प्रवेश करता है। तो मैं एक बार आपको बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। ये चेस्ट है आपका, चेस्ट, इससे ऊपर क्या है, वक्ष है, और इससे नीचे क्या है, उदर है, ठीक है, ठीक है जी, ये उदर है। और यहाँ पर यही बॉन मैं वापस बना रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये चेस्ट में एक बॉन है, ये स्टर्नम जो मैंने आपको बनाई है अभी, इसके पीछे से क्या आ रही है, भोजन नली आ रही है। और भोजन नली जो डायफ्राम है, ये जो मैंने संरचना बनाई है, ये क्या है, इसको कहते हैं डायफ्राम, ठीक है जी, या हिंदी में कहते हैं तनुपट, ठीक है। ये जो डायफ्राम है ये वक्ष और उदर को सेपरेट करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान से समझिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज हमने नोट करनी है ना। नोट डाल के आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखेंगे, क्वेश्चन आ जाए कि वक्ष व उदर को विभाजित करने वाली संरचना कौन सी है। तो ध्यान से समझिएगा, वक्ष और उदर, मतलब ये वक्ष, चेस्ट और उदर, इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो संरचना है वो कौन सी है, क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, डायफ्राम, ठीक है। तो ये जो नली होती है यहाँ पर डायफ्राम में छेद करके कहाँ बढ़ती है, अंदर उदर में बढ़ती है। और उदर में यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ठीक है जी, उदर में आपको बता दूं तो यहाँ पर आपका, यहाँ से क्या शुरू होता है, आपका आमाशय, ये है आपका आमाशय, ठीक है। तो यहाँ पर ये आमाशय है, ये आमाशय की दीवारें मैंने बनाई हैं, ठीक है जी, ये आमाशय है। तो ये जो भोजन नली है, भोजन नली के बाद में भोजन कहाँ प्रवेश करता है, तो आमाशय में प्रवेश करता है। अभी मैंने बताया आपको, क्वेश्चन डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि हम कहते हैं कि शब्दों से या जितने भी शब्द हैं उनसे हम जब बुक्स पढ़ते हैं तो थोड़ा कम समझ में आता है, चित्रों के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से, है ना, ज़्यादा समझ में आता है, वीडियो के माध्यम से और ज़्यादा समझ में आता है। तो ये एक प्रक्रिया है, एक साइकोलॉजी है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ये बोन हो गई स्टर्नम, चेस्ट में ये वाली मिड वाली बोन, क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, मध्य वक्ष की अस्थि कहलाती है, या मध्य वक्ष की अस्थि कौन सी होती है, तो आप क्या लिखेंगे, स्टर्नम। मध्य वक्ष समझ में आ गया होगा आपको, चेस्ट का मध्य भाग, ये अस्थि कौन सी है, तो मध्य वक्ष की अस्थि कौन सी होती है, स्टर्नम। इसके पीछे क्या होती है, ग्रसिका। ग्रसिका में, है ना, यहाँ पर दोनों फुफ्फुसों के मध्य है, डेफिनेटली देखिए ये लंग्स है यहाँ पर, ठीक है, ये लंग्स है, ठीक है ना। तो इन लंग्स के मध्य है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और स्टर्नम के पीछे ग्रसिका से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। वक्ष और उदर को सेपरेट करने वाली जो संरचना है वो डायफ्राम कहलाती है। इसके बाद है आमाशय। बहुत डिटेल से देखने वाले क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, देखिएगा। ये डायग्राम से हम समझते हैं, ये ग्रसिका है। ग्रसिका से ग्रसिका जब आगे की ओर प्रवेश करी तो ये आमाशय में प्रवेश करी, है ना, ये रहा आमाशय। ये आमाशय की 2 सतहें होती है, ध्यान से समझिएगा। ये तो किस प्रकार की सतह है, उत्तल सतह है। कैसी सतह है, उत्तल सतह है ना। इसको अपन इंग्लिश में बोले तो ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। और ये कौन सी सतह है, अवतल सतह है, ठीक है। इसको लेजर कर्वेचर बोलते हैं। कर्व का मतलब आप समझ ही होंगे, चाप, है ना। तो एक प्रकार का ये चाप है और ये दूसरा चाप है, पर ये सतह कौन सी हो गई, अवतल सतह। देखिएगा ध्यान से, डिटेल से आपको बताऊं तो ये जो उत्तल सतह है, ये उत्तल सतह को हमने क्या बोला, ग्रेटर कर्वेचर, ओके जी। और इसको बोला हमने लेजर कर्वेचर। चलिए, आमाशय की जो दीवारें हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पाचन तंत्र में आपको डिटेल बताया था, हल्का फुल्का।
तो हम यहाँ से और डिटेल देखने वाले हैं। आमाशय की जो दीवारें होती है ना, आमाशय की जो दीवारें होती है एक प्रकार से ग्रंथि का कार्य करती है। जैसे हमने मुख में पढ़ा लार ग्रंथियां होती है, ठीक है, ग्रसिका में पढ़ा श्लेष्मा ग्रंथियां होती है। यहाँ पर जो पूरी की पूरी आमाशय की जो दीवार है या आमाशय की भित्ति है वही पूरी की पूरी ग्रंथि का कार्य करती है। और ये किस प्रकार की ग्रंथि है? वैसे मैंने जितनी भी अभी तक ग्रंथियां बताई है यहाँ पर जिनसे एंजाइम या अन्य पदार्थ निकल रहे हैं वो कौन सी है? बहिस्त्रावी ग्रंथि है ना। कौन सी ग्रंथि है? बहिस्त्रावी, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। जब अंतःस्रावी तंत्र हम पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा क्या बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब यहाँ से एंजाइम्स निकलते हैं। चलिए, तो आमाशय की भित्ति हो गई। अब आमाशय के हम भाग देखें कि आमाशय के कौन कौन से भाग होते हैं। देखिएगा, मैं आपको डिटेल समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो आमाशय जो होता है, आमाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। देखिएगा, आमाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिए, जो ग्रसिका है जो जहां से प्रवेश कर रही है ना। अब भोजन जो प्रवेश कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक छिद्र है, देखिए। और जब ये भोजन आमाशय से आगे कहाँ जाता है? छोटी आंत में। कहाँ जाता है? आमाशय से आगे ये भोजन कहाँ जाता है? तो ये छोटी आंत में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक छिद्र उपस्थित है, ठीक है। तो ये कंट्रोल कर रहे हैं ना, है ना। कोई भी यदि किसी जगह प्रवेश कर रहा है तो वहां पर द्वारपाल तो होते हैं ना, है ना, रोकने वाले, अवरोधनी, रोकने वाली, है ना, क्या होती है? अवरोधनी। तो यहाँ पर छिद्र होते हैं और छिद्र की यहाँ पर कुछ मसल्स पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं? अवरोधनियां कहते हैं, स्प्रिंटर कहते हैं, कपाट कह सकते हैं। यहाँ पर 2-3 नाम है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये यहाँ पर 3 भाग मैं आपको बताता हूँ। आमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ये जो शुरुआत का भाग होता है आमाशय का, ये कहलाता है जठरागम भाग। क्या कहलाता है? जठरागम भाग। जो मध्य मुख्य भाग होता है वो क्या कहलाता है? फंडस भाग। क्या कहलाता है? फंडस भाग। और जो ये जो आपकी ग्रहणी छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है ये आपका कहलाता है जठर निर्गम भाग। तो ये 3 भाग है आपके, ठीक है जी। इंग्लिश बताता हूं ताकि ज्यादा आपको अच्छे से याद हो। दोनों टर्मिनोलॉजीज याद करनी है आपको। जठरागम भाग जो होता है उसको अपन कहते हैं कार्डियक भाग। क्या कहते हैं? कार्डियक भाग कहते हैं। और जो जठर निर्गम भाग है, ये जो निकलने वाला ये भाग है, निर्गम, निर्गम का मतलब होता है निकलना। तो ये जो भाग है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक भाग। क्या कहते हैं? पाइलोरिक भाग। कार्डियक भाग तो आपको याद रख सकते हो आप, क्योंकि जैसे ही ये जो ग्रसिका है ना, यहाँ से आमाशय में प्रवेश करती है तो यहाँ पर पास में क्या है? हृदय है। हृदय के लिए शब्द आता है कार्डियक, है ना, कार्डियक सर्जन, कार्डियक आईसीयू, है ना। तो आप समझ सकते हैं वो संबंधित होता है कार्डियक शब्द, कार्डियक, है ना, वो संबंधित होता है हृदय से। तो यहाँ पर 3 भाग हो गए। मेन भाग फंडस, है ना, शुरुआत वाला प्रारंभिक भाग। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? अब तो हमने क्वेश्चन देखने हैं ना मेन। तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, जठरागम जो भाग होता है वो भाग किससे जुड़ा हुआ होता है? ग्रसिका से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि जो आमाशय का है वो प्रथम भाग क्या कहलाता है? तो जठरागम। क्वेश्चन आ जाए आमाशय का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो जठर निर्गम। और क्वेश्चन आ जाए कि आमाशय का मध्यम भाग क्या कहलाता है? तो फंडस भाग, है ना, मुख्य भाग। इसको हम मुख्य भाग भी कहते हैं या फंडस भाग भी कहते हैं। ये 3 भाग हो गए। अब देखिए, जठरागम जो भाग है यहाँ पर ये जो छिद्र पाया जाता है, ये जो छिद्र मैंने बनाया है ना, देखिए ध्यान से समझिएगा। जो मैं लिख रहा हूं उसको और मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। जो यहाँ पर छिद्र पाया जाता है उस छिद्र को हम क्या कहते हैं? कार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिया। और यहाँ पर जो छिद्र है, ये जो छिद्र है जठर निर्गम भाग पे, इसको हम कहते हैं पाइलोरस। क्या कहते हैं? पाइलोरस। छिद्र का नाम, छिद्र का मतलब जो मार्ग है, छिद्र की जगह मार्ग भी आ सकता है ना। ये जो मार्ग है वो क्या है? कार्डिया, या छिद्र है कार्डिया। और जठर निर्गम भाग पे जो छिद्र स्थित होता है वो क्या है? पाइलोरस। हाँ बिल्कुल, नाम से भी आप याद रख सकते हैं, कार्डियक और पाइलोरिक भाग है नाम, बिल्कुल। तो छिद्रों के नाम भी इसी से संबंधित है। अब यहाँ पर एक और बात, इस छिद्र पर पेशियां पाई जाती, मैंने बताया था। उन पेशियों को
देखिए उन पेशियों को यदि क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर जो अवरोधनी पाई जाती है, इस छिद्र पर जो अवरोधनी पाई जाती है, उस अवरोधनी को हम कहते हैं कार्डियक अवरोधनी। बिल्कुल आपने ये दोनों नाम याद कर ली तो डेफिनेटली आपको छिद्र का नाम भी याद हो जाएगा और अवरोधनी का नाम भी याद हो जाएगा। कार्डियक स्प्रिंटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कार्डियक स्प्रिंटर। ओके जी, डन, यहां तक डन। इसके अलावा इस छिद्र पर जो अवरोधनी पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक अवरोधनी। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक अवरोधनी बोलते हैं, या इंग्लिश में पाइलोरिक स्प्रिंटर। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्प्रिंटर। ये दोनों क्या कार्य करती है, अब यहां से देखो क्वेश्चन क्या बनता है, ये क्या काम करती है, क्यों पाई जाती है अवरोधनी, है ना। मार्ग तो समझ में आ गया कि वो छिद्र है। तो कार्डियक अवरोधनी क्या कार्य करती है, तो ध्यान से समझिएगा। तो कार्डियक अवरोधनी जो होती है, जो भोजन आ रहा है उसका नियंत्रण करती है, कहां से, ग्रसिका से। और जो पाइलोरिक अवरोधनी है वो क्या काम करती है, जो आमाशय से भोजन छोटी आंत में जा रहा है उसका नियंत्रण करती है। यहां तक डन। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, तो कार्डियक अवरोधनी किस किस के मध्य पाई जाती है, कार्डियक अवरोधनी किस किस के मध्य पाई जाती है, तो ध्यान से समझिएगा। ये किस किस के मध्य पाई जा रही है, ग्रसिका व आमाशय के मध्य पाई जाती है। कहां पाई जाती है, ग्रसिका व आमाशय के मध्य पाई जाती है। और यहां से यदि क्वेश्चन बनता है आपके किससे, कि पाइलोरिक अवरोधनी कहां पाई जाती है, तो कहां कहां पाई जाती है, आमाशय व छोटी आंत के मध्य, छोटी आंत के मध्य। ठीक है, ये छोटी आंत हो गई, ये जो भाग निकल रहा है हमारा छोटी आंत, और छोटी आंत का जो प्रथम भाग होता है वो क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। तो यहां पर ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन में, आमाशय, आप कहेंगे सर छोटी आंत बोला था आपने, तो छोटी आंत का जो प्रथम भाग होता है वो क्या कहलाता है, ग्रहणी। तो यहां पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आमाशय व ग्रहणी के मध्य कौन सी अवरोधनी है, तो पाइलोरिक अवरोधनी उपस्थित होती है। देखो यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अवरोधनी की जगह शब्दों का हेरफेर हो सकता है। वो घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है तो हमेशा वहां पर आपको अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करता है, नए नए शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जो अवरोधनी शब्द है ना, अवरोधनी शब्द की जगह और क्या क्या दे सकता है, तो अवरोधनी शब्द की जगह वो एक तो स्पिंक्टर दे सकता है ना, इंग्लिश शब्द है ना, एक कपाट दे सकता है। क्या दे सकता है, कपाट। कपाट का मतलब होता है, जैसे अपन नहीं कहते तेरे कानों के कपाट बंद है क्या, है ना, कपाट का मतलब होता है खिड़की। अपन कहते हैं ना कानों की खिड़कियां खोल, कपाट का मतलब खिड़की या मार्ग, है ना, जहां वो है। तो ये यहाँ पर अवरोधनी, स्पिंटर, कपाट, ये तीनों, या एक और शब्द मैं आपको बता देता हूं, चलिए यहाँ पर एक और शब्द दे सकता है इनकी जगह, संकोचन, संकोचक। संकोचक क्यों, संकोचक क्यों, संकुचित से बना है शब्द संकोचक। मतलब यहाँ पर जो पेशियां होती है वो संकुचित और शिथिल होती है, संकुचित शिथिलन, संकुचन शिथिलन, है ना, इस प्रकार से काम करती है। तो पेशियां गेट को बंद करती है, खोलती, तभी तो भोजन का नियंत्रण करती है ना। यहाँ से यहाँ आया तो भोजन वापस नहीं जाए ग्रसिका में, है ना, इसलिए ये बंद हो जाती है। जैसे ही भोजन यहाँ होता है बंद हो जाती है ना, जैसे ही भोजन यहाँ से यहाँ प्रवेश करता है बंद हो जाती है, वापस आमाशय में नहीं। तो भोजन के नियंत्रण के लिए वापस बैकवर्ड नहीं हो भोजन, है ना, इसलिए ये होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए नाम क्या क्या हो गए इसके, पाइलोरिक अवरोधनी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको हिंदी में मैं लिख देता हूँ, हिंदी में भी और लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं जठर निर्गम अवरोधनी भी बोल सकते हैं ना। कोई तकलीफ है नहीं, बिल्कुल इसका हिंदी नाम लिख दिया मैंने, बस इतना सा, जठर निर्गम भाग पाइलोरिक का, है ना। और इसको हम कार्डियक को क्या बोल सकते हैं, जठर, जठर आगम, आगम का मतलब आना, जठर आगम अवरोधनी। तो एक ही नाम है, अवरोधनी की जगह अब नाम चेंज हो सकते हैं। देखिए ध्यान से मैं आपको एक बताता हूँ, पाइलोरिक स्प्रिंटर बोल सकते हैं, पाइलोरिक कपाट, पाइलोरिक संकोचक, एक ही बात है। जठर निर्गम अवरोधनी, जठर निर्गम स्प्रिंटर, जठर निर्गम कपाट, जठर निर्गम संकोचक, एक ही बात है ना। यहाँ पर भी आ सकता है कार्डियक अवरोधनी, कार्डियक स्प्रिंटर, कार्डियक कपाट और कार्डियक संकोचक। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जठरागम अवरोधनी, जठरागम स्प्रिंटर, जठरागम कपाट और जठरागम संकोचक। तो ये एक ही बात है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना आप एग्जाम में यदि आपके क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए आगे की ओर चलते हैं।
जो आमाशय की भित्ति मैंने आपको बताई थी कि कैसी होती है, बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है यहाँ से एंजाइम या अन्य पदार्थ निकलते, तो यही जो होती है यही आपके जठर रस का स्त्रावण भी करती है। तो मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, जठर भाग, फंडस भाग और जठरागम भाग। मुख्य जठरागम भाग जो होता है ज्यादातर इसमें सामान्यतः इसमें ग्रंथियां जो होती है, कोशिकाएं जो होती है जो किसी पदार्थ का स्त्रावण करती है वो कम होती है। तो इस भाग में लगभग नगण्य या नहीं होती है किसी भी प्रकार की ग्रंथि, मुख्य इनमें होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब मैं आपको भित्ति के बारे में बताऊं कि जो फंडस भाग की जो भित्ति होती है उस भित्ति में आपकी ग्रंथियां पाई जाती है ना। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो यहाँ पर आपकी फंडस भाग में फंडिक ग्लैंड्स हो गई, मुख्य भाग में आपकी कौन सी हो गई, फंडिक ग्लैंड्स, ठीक है। यहां पर जो फंडस भाग में जो ग्लैंड्स पाई जाती है, फंडिक ग्लैंड्स इस भाग में पाई जाती है, और यहां से ही मुख्य रूप से जठर रस का स्त्रावण होता है। ध्यान से समझिएगा, जठर रस या फिर हम इसको इंग्लिश में बोले गैस्ट्रिक जूस, या और बोले हम इसको तो आमाशय की भित्ति से निकल रहा है, इसलिए आमाशयी रस का स्त्रावण कहां से होता है, तो फंडस भाग से होता है। मुख्य रूप से कहां से होता है, तो फंडस भाग से होता है। मैं डिटेल अभी और बताने वाला हूं। इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है और जो अलग अलग पदार्थों का स्त्रावण करती है और अलग अलग प्रकार के कार्य करती है। तो देखिएगा, जठर निर्गम भाग की मैं बात करूं तो जठर निर्गम भाग जो होता है इसमें ये देखिए नीचे का भाग है ना, नीचे देखो, साइंटिफिक रीजन बताने वाला हूं ये सारी चीजों का कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखिएगा, जठर निर्गम भाग जो होता है यहां पर कुछ प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, पाइलोरिक ग्लैंड्स, है ना, पाइलोरिक ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथियां, ठीक है। पाइलोरिक ग्लैंड्स यहां पर पाई जाती है और पाइलोरिक ग्लैंड्स से सामान्यतः याद रखिएगा श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। किसका स्त्रावण होता है, श्लेष्मा का स्त्रावण होता है, म्यूकस का स्त्रावण होता है। देखिएगा, अब जठर रस में एंजाइम्स और कुछ प्रकार के जो HCl है वो स्रावित होंगे अलग से, और श्लेष्मा का स्त्रावण क्यों होता है, और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जठर रस में लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जठर रस जो होता है उसमें एक तो एंजाइम उपस्थित होते हैं और एक HCl उपस्थित होता है ना। जठर रस में क्या क्या है, मुख्य रूप से एंजाइम और HCl। तो एंजाइम तो पाचन कर लेंगे, पर जो HCl होता है वो एक प्रकार का अम्ल है ना। तो यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो अम्लीय पीएच बढ़ जाती है, यहाँ पर पीएच बढ़ जाती है तो अम्ल बढ़ जाता है। यहाँ पर कैसा माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम होता है, और अम्लीय माध्यम में ही प्रोटीन का पाचन होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर अम्ल है, एसिड निकल रहा है, तो बहुत सारे जने सोचते होंगे सर एसिड तो जैसे ही स्किन पे गिरता है तो वो स्किन जल जाती है, पर तो यहाँ पर आमाशय की भित्ति से रोज इतने सारा HCl निकलता है तो आमाशय की भित्ति जलती क्यों नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो श्लेष्मा है, ये जो श्लेष्मा यहाँ से निकल रहा है ना, श्लेष्मा जो यहाँ से निकल रहा है, देखिए कहां से निकल रहा है, आप देख सकते होंगे इस भाग से, है ना। जैसे ही भोजन यहाँ से प्रवेश करता है तो भोजन की देखो प्रवृत्ति है बिल्कुल नीचे की ओर ही जाएगा। भोजन कहाँ होगा, इस जगह ही होगा ना, यही तो होगा भोजन, या ऊपर हवा में लटका हुआ नहीं ना, नीचे की ओर होगा। और इस नीचे वाले भाग से जठरागम भाग जो पाइलोरिक भाग है, इससे क्या निकल रहा है, श्लेष्मा निकल रहा है, श्लेष्मा का स्रावण हो रहा है। और यही श्लेष्मा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ जाए कि HCl से, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आमाशयी भित्ति की सुरक्षा कौन करता है, तो आमाशयी भित्ति की सुरक्षा कौन करता है, तो श्लेष्मा करता है। और ये कौन से भाग से निकल रहा है, पाइलोरिक भाग से निकल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन है फास्ट, 2 मिनट में हम सारे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से फास्ट, ताकि आपके माइंड में भी पूरा सेटअप हो जाए। देखो क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि ग्रसिका व आमाशय के मध्य जो छिद्र उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, कार्डिया कहते हैं। इस छिद्र पे जो अवरोधनी होती है उसे क्या कहते हैं, तो कार्डियक अवरोधनी होती है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है
कि ग्रसिका व आमाशय के मध्य कौन सी अवरोधनी होती है, तो कार्डियक अवरोधनी होती है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो आमाशय का प्रथम भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो कार्डियक भाग या जठरागम भाग कहलाता है। क्वेश्चन आ जाए कि अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो जठर निर्गम भाग कहलाता है। मध्य भाग क्या कहलाता है या मुख्य भाग कौन सा होता है, तो फंडस भाग होता है। यहाँ तक डन। उसके बाद में क्वेश्चन आ जाए प्रथम भाग, मध्यम भाग, अंतिम भाग, तो भी आप लिख सकते हैं सीक्वेंस से। उसके बाद आ जाए कि जो उत्तल सतह होती है वो क्या कहलाती है, ग्रेटर कर्वेचर कहलाती है, और अवतल सतह क्या कहलाती है, लेजर। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ी सतह, समझना ये बड़ी है या नहीं है। ग्रेट का मतलब क्या होता है, बड़ा, है ना, ग्रेट मास्टर। ग्रेट का मतलब विशाल, बड़ा, तो ये बड़ी सतह। लेस का मतलब क्या होता है, छोटी सतह, है ना। चलिए, तो यहां से याद रख सकते हैं आप। इसके बाद में यदि क्वेश्चन आ जाए कि जठरागम भाग जो होता है वहां जो छिद्र या मार्ग उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, पाइलोरस कहते हैं। यहाँ अवरोधनी होती है वो क्या कहलाती है, पाइलोरिक अवरोधनी कहलाती है। क्वेश्चन आ जाए कि छोटी आंत व आमाशय के मध्य या आमाशय व ग्रहणी के मध्य कौन सी अवरोधनी पाई जाती है, तो पाइलोरिक अवरोधनी। अवरोधनी से अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है, अवरोधनी भी आ सकता है, शब्द स्पिंटर आ सकता है, कपाट आ सकता है, संकोचक शब्द आ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाए कि आमाशय से जो भोजन है वो कहां प्रवेश करता है, तो छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत के कौन से भाग में, तो ग्रहणी वाले भाग में प्रवेश करता है। क्वेश्चन आ जाए HCl से आमाशय भित्ति की सुरक्षा कौन करता है, तो श्लेष्मा करता है। श्लेष्मा का स्त्रावन कहां से होता है, तो जठर निर्गम भाग से होता है। डन, यहाँ तक डन। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट देखने वाले हैं कि यहाँ जो जठर रस निकल रहा है इसमें कौन कौन से एंजाइम हैं, कौन कौन सी कोशिकाओं के माध्यम से ये निकल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो अभी देखते हैं आगे।